नमस्कार। द हिंदू के एक हालिया संपादकीय के विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लद्दाख की, जहां लोगों की आकांक्षाएं और क्षेत्र की अशांति दोनों एक साथ उबाल पर हैं। देखिए, इस पूरे विश्लेषण में हम हाल की घटनाओं को यूपीएससी के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस अशांति की असल वजह क्या है, वहां के लोगों की मांगें क्या हैं और भारत जैसे संवेदनशील क्षेत्र के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है। स्थिति की गंभीरता न आप इसी एक लाइन से समझ सकते हैं। ये जो 24 सितंबर की हिंसा हुई, वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। नहीं, ये लंबे समय से सुलग रही एक अशांति का नतीजा थी, जिसमें 4 लोगों की जान भी चली गई। तो सवाल ये है कि आखिर हालात यहां तक पहुंचे कैसे। तो इस पूरे मुद्दे को ठीक से समझने के लिए हम अपनी चर्चा को 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहले देखेंगे कि संकट का घटनाक्रम क्या रहा, फिर जानेंगे कि वो 4 प्रमुख मांगें क्या हैं, इसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि भविष्य में संतुलन कैसे साधा जा सकता है। चलिए, तो सबसे पहले संकट के घटनाक्रम पर ही एक नज़र डालते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। कहानी की शुरुआत होती है इसी साल मई में, जब केंद्र और प्रदर्शनकारियों के बीच एक समझौता हुआ था। लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। 23 सितंबर को जब भूख हड़ताल पर बैठे कुछ बुजुर्ग प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, तो मामला फिर गर्मा गया। इसके बाद युवाओं ने मोर्चा संभाल लिया और ठीक अगले ही दिन यानी 24 सितंबर को ये प्रदर्शन हिंसक हो गए। तो सवाल ये है कि इन विरोध प्रदर्शनों की जड़ क्या है। असल में इस पूरे आंदोलन के केंद्र में 4 बहुत ही साफ और प्रमुख मांगे हैं। ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये 2 संगठन हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और इन्होंने सरकार के सामने 4 मुख्य मांगें रखी हैं। पहली, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी, इसे संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। तीसरी, स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण हो। और चौथी, लद्दाख का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, जिसमें 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट की मांग शामिल है। अब इन सभी मांगों में से जो सबसे अहम है, वो है 6ठी अनुसूची में शामिल होने की मांग। ये इतनी खास क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों को उनकी जमीन, जंगल और संस्कृति को बचाने के लिए विशेष स्वायत्त अधिकार देती है। एक तरह से लद्दाख के लोगों के लिए ये अपनी अनूठी पहचान को बचाने वाला एक संवैधानिक सुरक्षा कवच है। चलिए, अब कहानी के 2 अलग-अलग पक्षों को देखते हैं, जहां प्रदर्शनकारियों और केंद्र सरकार के बीच सोच और धारणा का एक गहरा अंतर साफ नजर आता है। यहाँ पे दोनों पक्षों की कहानी बिल्कुल अलग है। एक तरफ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी तरह जायज़ हैं और जो हिंसा हुई उसके लिए बाहरी तत्व जिम्मेदार हैं। उनका ये भी मानना है कि मई में जो समझौता हुआ था वो उनकी संवैधानिक सुरक्षा की चिंता को दूर करने के लिए काफ़ी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ केंद्र का ये कहना है कि प्रदर्शनकारी नेताओं ने एक तरह से विश्वासघात किया है, क्योंकि नौकरी और डोमिसाइल जैसे मुद्दों पर तो पहले ही सहमति बन चुकी थी और बाकी मांगों पर समाधान निकालने का काम चल ही रहा था। और देखिए, ये मामला और भी ज्यादा जटिल तब हो जाता है जब केंद्र की तरफ से एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया जाता है। इतना ही नहीं, इसमें विदेशी तत्वों के शामिल होने का भी संकेत दिया गया है, जो इस पूरे मामले को एक बहुत ही गंभीर मोड़ देता है। तो अंत में सवाल यही उठता है कि आगे का रास्ता क्या है, और इसका जवाब सुरक्षा और स्थानीय आकांक्षाओं के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने में छिपा है। देखिए, लद्दाख का रणनीतिक महत्व किसी से छिपा नहीं है। चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमा साझा करने वाला यह क्षेत्र देश के लिए बेहद संवेदनशील है और यहाँ की किसी भी तरह की अस्थिरता का सीधा असर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। और यहीं पर यह संपादकीय एक बहुत ही जरूरी बात कहता है। उसका मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई भी समझौता किए बिना लद्दाख के लोगों की जो जायज आकांक्षाएं हैं, उन्हें पूरा करने का रास्ता खोजना बिल्कुल संभव है। ये एक मुश्किल संतुलन है, लेकिन इसे साधना ही होगा। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी ऐसे क्षेत्र में जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो, वहां के लोगों की जायज आकांक्षाओं और देश की सुरक्षा की जरूरतों के बीच सही संतुलन आखिर कैसे बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। तो हमारा अगला संपादकीय विषय है जलवायु परिवर्तन पर राजनैतिक बयानबाजी और वैज्ञानिक सर्वसम्मति के बीच के टकराव पर।
हम इसे सीधे और गहराई से एक शैक्षिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस विश्लेषण में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक विवादास्पद यूएन संबोधन पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि ये धोखाधड़ी का आरोप क्या था। इसके बाद हम विज्ञान और बयानबाजी के बीच के फर्क को समझेंगे। फिर जीवाश्म ईंधन बनाम ग्रीन एजेंडा की बहस में उतरेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इन सब के बावजूद वैज्ञानिक प्रक्रिया कैसे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों में से एक से, संयुक्त राष्ट्र महासभा से। यहाँ एक भाषण दिया गया था जो हमारे स्रोत के अनुसार तथ्यों से कोसों दूर था। और यही वो केंद्रीय आरोप था, क्लाइमेट चेंज पर दशकों से हो रहे काम के खिलाफ। इसे दुनिया के साथ की गई सबसे बड़ी धोखाधड़ी करार दिया गया। सोचिए कितना बड़ा दावा है ये। तो चलिए अब इस धोखाधड़ी वाले आरोप की तह तक चलते हैं। देखते हैं कि इस दावे को मजबूत करने के लिए कौन-कौन से तर्क दिए गए। अच्छा, तो ये तर्क असल में 3 हिस्सों में सामने आता है। पहला दावा, यूरोप में कार्बन उत्सर्जन कम करने की कोशिशों से फैक्ट्रियां बंद हो गई और लोगों की नौकरियां चली गईं। दूसरा, वैज्ञानिक लगातार अपनी बात बदलते रहते हैं, है ना? पहले ग्लोबल कूलिंग कहा, फिर ग्लोबल वार्मिंग और अब क्लाइमेट चेंज, ताकि वो हमेशा सही साबित हों। और तीसरा, ये कि सोलर और विंड एनर्जी को अपनाना एक ग्रीन एजेंडा है, एक ऐसा एजेंडा जो असल में तबाही लाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए बयानबाजी वाले दावे। अब जरा विज्ञान की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं कि हमारे स्रोत में दिए गए तथ्य क्या कहते हैं। और यहीं पर दावे और हकीकत का फर्क साफ नजर आता है। दावा क्या था कि वैज्ञानिक एक ग्लोबल कूलिंग संकट की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन संदर्भ क्या है? देखिए, 1945 से 70 के बीच औसत तापमान में सिर्फ 0.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई थी। जी हाँ, सिर्फ 0.1 डिग्री। और इसकी वजह भी पता थी, कोयला जलाने से सल्फर का उत्सर्जन बढ़ गया था। तो ये एक स्पेसिफिक समझाई जा सकने वाली घटना थी, कोई बड़ा वैश्विक संकट नहीं। देखिए, एक अहम बात यह है कि इस मुद्दे पर दशकों से एक औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय संस्था काम कर रही है। हम बात कर रहे हैं IPCC, यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की। 1990 के दशक से ये हजारों वैज्ञानिकों के लिए एक ऐसा मंच रहा है जहां वो प्राकृतिक और इंसान की वजह से हो रहे जलवायु परिवर्तनों के बीच फर्क करने का काम करते हैं। और इसी से ये भी साफ हो जाता है कि वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज शब्द को क्यों तरजीह देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दुनिया के गर्म होने की बात नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा है, जैसे समंदर की धाराओं में उथल-पुथल होना, मौसम का मिजाज एकदम से बदलना, ये सब इसमें शामिल हैं। तो क्लाइमेट चेंज एक ज्यादा सटीक और पूरी तस्वीर पेश करने वाला शब्द है। तो स्रोत का तर्क ये है कि ये पूरी बहस असल में क्लाइमेट साइंस की बारीकियों पर उतनी नहीं है जितनी कि एक खास इंडस्ट्री को लेकर है, और वो है फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री। और इसी फॉसिल फ्यूल वाली बात को देखें तो ये जो कहा गया कि ग्रीन एजेंडा को अपनाना देशों को विनाश के कगार पर ले जाएगा, ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने को एक तरक्की के तौर पर नहीं बल्कि एक सीधे सीधे खतरे के तौर पर दिखाता है। तो यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग-अलग दृष्टिकोण आमने सामने आ जाते हैं, है ना? पहला नजरिया कहता है कि सोलर और विंड एनर्जी को अपनाना एक विनाशकारी ग्रीन एजेंडा है। वहीं दूसरा नजरिया, जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है, ये कहता है कि असली नाराजगी तो इस बात से है कि इस ग्रीन एजेंडे का फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री पर क्या असर होगा। तो सवाल यही है कि चिंता आखिर किस बात की है, देश की स्थिरता की या फिर एक खास आर्थिक सेक्टर की? चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। स्रोत का इस बारे में अंतिम निष्कर्ष क्या है कि विज्ञान की प्रक्रिया कैसे इन सब के बीच अपना रास्ता बना रही है? यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है। स्रोत ये नहीं कह रहा कि क्लाइमेट एक्शन पर कोई जायज बहस हो ही नहीं सकती। बिल्कुल हो सकती है। क्लाइमेट जस्टिस और इक्विटी जैसे कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उस खास भाषण का फोकस इन मुद्दों पर बिल्कुल नहीं था।
तो स्रोत के मुताबिक यही वो चीजें हैं जो दिखाती हैं कि राजनीतिक हमलों के बावजूद वैज्ञानिक प्रक्रिया ठीक वैसे ही काम कर रही है जैसा उसे करना चाहिए। कैसे? सबूत धीरे धीरे और मजबूती से इकट्ठे होते हैं। ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं जिन्हें परखा जा सके, जो गलत भी साबित हो सकते हैं। और हजारों वैज्ञानिक मिलकर प्राकृतिक और मानव जनित प्रभावों के बीच फर्क करते हैं। ये एक धीमी लेकिन मजबूत प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि तमाम अड़चनों और बयानबाजी के बावजूद दुनिया एक पोस्ट फॉसिल फ्यूल भविष्य की तरफ बढ़ चुकी है, और इस बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो है वैज्ञानिक सबूतों का वजन। और ये विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब राजनीतिक बयानबाजी इतनी ताकतवर हो, तो ऐसे दौर में वैज्ञानिक सच्चाई कैसे अपनी जगह बना सकती है, कैसे वो जीत सकती है? हमारा तीसरा संपादकीय विषय है भारत की असंतुलित निर्यात अर्थव्यवस्था। इस विश्लेषण में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का जो व्यापारिक नक्शा है वो इतना एक तरफा क्यों है, जहां कुछ ही राज्य पूरी अर्थव्यवस्था को खींच रहे हैं जबकि कई बड़े और महत्वपूर्ण राज्य बहुत पीछे छूट गए हैं। देखिए, भारत के निर्यात की जो पूरी कहानी है वो इन आंकड़ों में साफ दिख जाती है। देश के कुल सामानों के निर्यात का आप यकीन मानिए 70% हिस्सा सिर्फ 4 राज्यों से आता है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे घनी आबादी वाले राज्यों को मिला दें तो उनका हिस्सा सिर्फ 5% है, और पूर्वोत्तर वो तो लगभग न के बराबर है, सिर्फ 0.13%। ये जो असंतुलन है ये कोई मामूली बात नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम इन 6 बिंदुओं के जरिए इस पूरी तस्वीर को समझेंगे। सबसे पहले इस असंतुलित नक्शे को देखेंगे, फिर पूर्वोत्तर के हालात, उसके जमीनी असर, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक चूक है या एक सोची समझी डिजाइन। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये आर्थिक नक्शा कितना असंतुलित है और कैसे भारत की पूरी व्यापार कहानी पर सिर्फ चंद राज्यों का दबदबा है। ये विषमता तब और भी साफ हो जाती है जब हम सीधी तुलना करते हैं। देखिए, एक तरफ हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। ये चारों मिलकर देश का 70% निर्यात करते हैं, और दूसरी तरफ हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य, जिनकी कुल हिस्सेदारी महज 5% है। ये खाई बहुत गहरी है और बहुत कुछ बताती है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? देखिए, ये जो आर्थिक भूगोल बना है ये कोई रातों रात नहीं हुआ। इन गिने चुने राज्यों में दशकों से बंदरगाहों, सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश हुआ, व्यापार के लिए खास प्रोत्साहन दिए गए और एक स्थिर राजनीतिक माहौल भी मिला। इन सब ने मिलकर इन्हें देश का निर्यात केंद्र बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं और इस असंतुलन के सबसे चरम उदाहरण को देखते हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र की, जहां भारत की स्ट्रेटेजिक रूप से अहम सीमाएं आर्थिक रूप से बिल्कुल हाशिए पर हैं। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 5400 किलोमीटर। ये पूर्वोत्तर की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की कुल लंबाई है। रणनीतिक रूप से ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। और अब इस संख्या को देखिए, 0.13%। ये इस विशाल रणनीतिक क्षेत्र का भारत के कुल निर्यात में योगदान है। सोचिए, 5400 किलोमीटर की सीमा और व्यापार सिर्फ 0.13%। ये विरोधाभास ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। को ऐसा क्यों है? जमीनी हकीकत यह है कि वहां कोई चालू ट्रेड कॉरिडोर ही नहीं है। सामान लाने ले जाने के लिए कोई लॉजिस्टिक्स का बुनियादी ढांचा नहीं है। देश की व्यापार नीति में इस क्षेत्र की कोई भूमिका ही नहीं है। असल में वहां का पूरा सरकारी तंत्र सुरक्षा और निगरानी के लिए बना है, व्यापार और कॉमर्स के लिए नहीं। ये सब बड़ी बड़ी बातें सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं हैं। अब देखते हैं कि इन नीतिगत फैसलों का जमीनी स्तर पर चाय और ऊर्जा जैसे प्रमुख स्थानीय उद्योगों पर क्या असर हो रहा है। असम की चाय बागानों का ही उदाहरण ले लीजिए। ये उद्योग पहले से ही कई मुश्किलों से जूझ रहा है। ऊपर से जब अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजार टैक्स बढ़ा देते हैं तो उनका मुनाफा लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। मतलब वो वैश्विक बाजार के हर छोटे बड़े उतार चढ़ाव की सीधी मार झेल रहे हैं। डिब्रूगढ़ के एक बागान मालिक की ये बात वहां की हताशा को साफ दिखाती है। ये सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, ये उन सैकड़ों मजदूरों और उनके परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है जो सचमुच एक धागे से लटकी हुई है। चलिए अब जरा इसके भू राजनीतिक पहलू को भी समझते हैं, खासकर भारत म्यांमार सीमा पर। यहीं पर एक्ट ईस्ट नीति के बड़े बड़े सपने जमीनी हकीकत से टकराकर टूटते हुए दिखाई देते हैं।
कागजों पर एक्ट ईस्ट नीति के सपने बहुत बड़े हैं। क्षेत्रीय एकीकरण, व्यापार के नए रास्ते, आसियान देशों के लिए एक बड़ा दरवाजा। लेकिन हकीकत क्या है? सिर्फ कुछ चौकियां, सुरक्षा के नाम पर लगाई गई बाधाएं और एक ऐसा सिस्टम जो व्यापार को बढ़ावा देने की बजाय उसे नियंत्रित करता है। मतलब साफ है, दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाला जो पुल बनाने की बात थी, वो कभी कागजों से हकीकत में उतर ही नहीं पाया। जो रास्ते व्यापार की धमनियां बन सकते थे, वो आज भी सिर्फ एक कल्पना है। और यहीं से इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब सिर्फ एक प्रशासनिक चूक है, एक भूल है, या फिर ये एक सोची समझी डिजाइन का नतीजा है? तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब अनजाने में हुआ है या इसके पीछे कोई ठंडा नपातुला हिसाब किताब है? चलिए सबूतों पर एक नजर डालते हैं। सबूत के तौर पर डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड की 2024 की रणनीतिक निर्यात योजना को देखिए। ये 87 पन्नों का दस्तावेज है जो भारत की आने वाले समय की व्यापार रणनीति की दिशा तय करता है। और जानते हैं इन 87 पन्नों में क्या गायब है? पूर्वोत्तर के व्यापार गलियारों पर एक भी सेक्शन नहीं है, एक भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये मान लिया गया कि इस क्षेत्र को योजना में शामिल करने की जरूरत ही नहीं है। ये महज एक भूल नहीं बल्कि एक डिजाइन लगती है। इससे एक ठंडे हिसाब किताब का पता चलता है। नीति शायद ये है कि पूर्वोत्तर को प्रतीकात्मक रूप से तो भारत का अभिन्न अंग बताया जाए, भाषणों में उसकी बात की जाए, लेकिन जब आर्थिक विकास की बात आए तो उसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। तो आखिर में इस पूरी कहानी का बड़ा मतलब क्या है? आइए इस पूरी तस्वीर को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें और समझें कि क्यों देश के अंदर का ये असंतुलन देश की रणनीतिक मजबूती को कमजोर करता है। शायद अब वक्त आ गया है कि हम आर्थिक मजबूती की परिभाषा को ही बदल दें। सच्ची ताकत कुछ जगहों पर शक्ति जमा करने में नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने में है कि देश का हर हिस्सा आर्थिक झटकों को सहने में सक्षम हो। और अंत में हम आपको एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या कोई देश सच में एक क्षेत्रीय महाशक्ति होने का दावा कर सकता है जब तक उसकी अपनी पूर्वी सीमा आर्थिक रूप से इतनी कमजोर और अलग-थलग हो? तो चलिए अब हम अपने चौथे और आखिरी एडिटोरियल टॉपिक पर आते हैं, जो है नया सऊदी पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। देखिए, ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसके जियोपॉलिटिकल असर खासकर भारत के लिए काफी दूर तक जा सकते हैं। अब इस समझौते की जो सबसे कह सकते हैं अहम और चिंता पैदा करने वाली बात है, वो है इसकी एक शर्त। वो कहती है कि किसी भी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। बस इसी एक लाइन ने नई दिल्ली में सबका ध्यान खींच लिया है। तो जाहिर सी बात है, जैसा सोचा गया था, इस अनाउंसमेंट ने नई दिल्ली में एक तरह से हलचल मचा दी है। अब बड़े बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि भाई भारत और सऊदी के रिश्तों का आखिर भविष्य क्या होगा। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये समझने के लिए कि ये सब आखिर अभी ही क्यों हो रहा है, हमें पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई हैं उन पर एक नज़र डालनी होगी। देखिए, अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो साफ पता चलता है कि ये समझौता अचानक से नहीं हुआ। इसकी पूरी एक कड़ी है। कहानी शुरू होती है अप्रैल 2025 में, जब पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जो 1971 के बाद पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा मिलिट्री एक्शन था। फिर इसके ठीक बाद मई में सऊदी डिप्लोमैट्स टेंशन कम करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे और फिर कुछ ही महीनों बाद सितंबर में इस डिफेंस पैक्ट का ऐलान कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक करके चीजें इस तरफ बढ़ी हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला सिर्फ भारत पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। ये पश्चिमी एशिया में जो सिक्योरिटी का पूरा ताना बाना बदल रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है। ये समझौता असल में रियाद की बदलती हुई फॉरेन पॉलिसी का एकदम साफ इशारा है। देखिए, पहली बात तो ये कि वो पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, जो कि इस्लामिक दुनिया की इकलौती न्यूक्लियर पावर है। दूसरी बात, वो पाकिस्तानी मिलिट्री को एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह देखते हैं, जिनके पास कॉम्बैट का काफ़ी अनुभव है। और इसके साथ साथ उन्हें अब अमेरिका एक भरोसेमंद मिलिट्री पार्टनर नहीं लग रहा। तो इस सब का निचोड़ क्या है? क्रूशियल पॉइंट यह है कि सऊदी अरब अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, यानी एक ज़्यादा आज़ाद फॉरेन पॉलिसी अपना रहा है, जो इस पूरे रीजन में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक स्वायत्तता आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है किसी देश की वो ताकत कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट्स के हिसाब से अपनी मर्जी से फॉरेन पॉलिसी चला सके।
बिना किसी दूसरे देश के दबाव में आए। और यहीं पे एक बड़ी दिलचस्प या कह सकते हैं अजीब बात यह है कि यही स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भारत के अपनी फॉरेन पॉलिसी का भी एक अहम हिस्सा है। इससे होता क्या है, एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है जहां भारत के जो बड़े पार्टनर देश हैं वो भी सेम गोल के पीछे हैं, लेकिन ऐसा करते करते वो भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये जो समझौता है ना, ये इस रीजन की एक ऐसी बुनियादी सच्चाई को भी सामने लाता है जिसे शायद इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने थोड़ा, कह सकते हैं, नज़रअंदाज कर दिया था या कम आंका था। देखिए, नई दिल्ली में एक लंबे समय से एक सोच थी। सोच ये थी कि भारत पाकिस्तान और अरब देशों के बीच में एक दरार डाल सकता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि इन देशों के रिश्ते इस्लाम, आइडियोलॉजी और सुन्नीवाद जैसी बहुत ही मजबूत, ना टूटने वाली बुनियादों पर टिके हुए हैं। तो फिर इस पूरे जियोपॉलिटिकल बदलाव का भारत के लिए क्या मतलब निकलता है? हमें इससे क्या सीखना चाहिए? इस सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही दमदार बात कही गई है। कहा गया है कि भारत की जो कल्चर है वो रिस्क लेने से बचती है। उसकी स्ट्रेटेजिक सोच रिस्क अवर्स है, और जिस धीमी गति से ये बदल रही है वो आज की हकीकत से बिल्कुल अलग थलग पड़ती जा रही है। ये लाइन इस समझौते से भारत के लिए जो चैलेंज पैदा हुआ है उसकी जड़ तक जाती है। तो इस नई हकीकत को देखते हुए एक जरूरी सवाल खड़ा होता है कि अब भारत को आखिर करना क्या चाहिए? सोर्स का तर्क ये है कि भारत को अब एक ज्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाना होगा जिसमें रिस्क लेने की क्षमता हो। पहला कदम फेंस सिटिंग यानी हमेशा बीच में रहने की नीति से आगे बढ़ना होगा। दूसरा, जब आप पावर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ जो स्ट्रैटेजिक रिस्क आते हैं उन्हें स्वीकार करना होगा। तीसरा, दुनिया तेजी से बदल रही है, उसके हिसाब से खुद को ढालना होगा। और चौथा, ये चीफ पैसिफिस्ट यानी सबसे बड़े शांतिवादी होने की जो एक आदर्शवादी भूमिका है उसे अब छोड़ना होगा। आखिर में ये समझौता आने वाले एक नए जियोपॉलिटिकल दौर का सिर्फ एक ट्रेलर है, और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस बदलती हुई दुनिया में क्या भारत अपने समय का इंतजार करने का रिस्क उठा सकता है? ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।